हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस की बुक से चैप्टर 5 दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इससे पहले कुछ वीडियोस इस चैप्टर की अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ सेल को देखा था। उसके बाद हमने हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था। साथ में जो है हमने सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल वॉल डिस्कस हो चुकी है। अब हमें जो है सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करना है। सेल ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये भी हमने टेबल पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करना है। इससे पहले मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद अस, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, कोई ना कोई टॉपिक आ रहा है, तो वो सब चीज़ें जानने के लिए। और मैंने सेल थ्योरी भी डिस्कस किया पिछले वाली वीडियो में, वो इम्पॉर्टेंट है। भले ही एनसीईआरटी में उसको सेपरेटली नहीं बताया गया है, लेकिन वो एनसीईआरटी में है और वो इम्पॉर्टेंट भी है, तो वो देख लेना ज़रूर पिछले वाली वीडियो में जाकर। अब सेल ऑर्गेनल्स को देखते हैं। सेल ऑर्गेनल्स को पहले समझते हैं कि होते क्या हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये मैं बता रही हूँ कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। वो ऑर्गेनल्स जो सेल के लिए फंक्शन करते हैं, और बेसिकली वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो है ये पाए जाते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करते हैं। एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट्स सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हर एक सेल में जो है ना मेम्ब्रेन होती है, हर एक सेल की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे उसका कंटेंट सेपरेट रहे, इसलिए उसकी मेम्ब्रेन हर एक जो हमारा सेल होता है उसमें होती है। इसके बाद हमारे पास आता है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल इसमें आ जाते हैं, नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उनका जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है उसको सपोर्ट करने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स जो है उनके पास, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास, उनको सपोर्ट, उनका फंक्शन कैसे सपोर्ट होगा, उनका स्ट्रक्चर कैसे सपोर्ट होगा, उसके लिए उनके पास ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनल्स विद इन देमसेल्स। तो इन्हीं चीज़ों को कैरी ऑन करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उनको कैरी करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इनके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे और उनको वो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। और हम एक एक सेल में एक एक को जो है उसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक 4-5 आपको दिए, वैसे तो बहुत सारे होते हैं ये, लेकिन जहाँ जितने प्रोमिनेंट हैं उनको हमें पहले डिस्कस करना है जो आपको बुक में दिया हुआ है। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, जिनकी प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है ना, पढ़ा था ना, प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, न्यूक्लियोइड कहते हैं हम उनको। तो वो वाली जो सेल्स होते हैं, और इन सेल्स में यही डिफरेंस होता है कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड दैट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल हो सकते हैं, क्योंकि सेल ही कितना छोटा होता है, उसके अंदर के ऑर्गेनल्स तो और भी ज़्यादा माइन्यूट होते हैं। We have talked about the न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन में हमने बात कर ली है न्यूक्लियस की प्रीवियस सेक्शन में। इससे पहले न्यूक्लियस पर आपका बहुत बड़ा था, इसमें हमने क्रोमैटिन वगैरह स्टडी किया था, क्रोमोसोम्स को स्टडी किया था, डीएनए मटेरियल को देखा था क्या होता है। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनल आपको इस बुक में दिए हुए देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, ये सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो करके करेंगे, 2 इस वीडियो में करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस को। सेकंड वाली वीडियो जो होगी मतलब इसके बाद वाली, उसमें लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया कवर कर लेंगे, और उसके बाद वाली वीडियो में प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल्स। अब इसके बाद हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसमें जो है ना सबको टेंशन होती है कि कैसे याद होगा, इनका फंक्शन स्ट्रक्चर बहुत डिफिकल्ट है। मैं बताती हूँ, हर एक जो तुम्हारे से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तुमने लिया, ठीक है, उसमें तुम 3 चीज़ों को याद करो। अगर तुम उन 3 चीज़ों को अच्छे से याद कर लोगे ना सीक्वेंस वाइज, तो तुम्हारा हो जाएगा काम। और इसमें भी बुक में भी मैं हाईलाइट करती जाऊँगी, 1 2 3 4 बताती जाऊँगी, उस अकॉर्डिंग तुम कहीं पे लिख लो उसे। सबसे पहले तुम्हें ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अकरेंस याद कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब
कौन कौन सी सेल्स में पाया जाता है? बेसिकली ये यूकैरियोटिक तो है ही, उसके साथ ही साथ मेच्योर आरबीसीज जो होती हैं उनमें नहीं होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उन सेल्स में नहीं पाया जाता। तो ये इसमें भी होगा कुछ मैं बता दूंगी तुम्हें साथ साथ में। अकरेंस याद रखना है तुमको, फिर स्ट्रक्चर को याद रखना है थोड़ा सा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है वो याद रखना है। उसके बाद फंक्शन याद रखना है। तो इन तीनों चीज़ों को तुम्हें याद करना है और इसमें स्प्लिट कर लेंगे हम कौन सा किस पॉइंट में जाएगा। तो ये 3 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आगे के सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। अब देखो, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, इसमें बहुत सारे ट्यूब्स और शीट्स होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, बिल्कुल ऑब्लॉन्ग बैग्स जैसे, सब वेसिकल्स जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसा दिखाई देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये शुरू से जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं तुम्हारे, ये किस में लिखोगे ने तुम? स्ट्रक्चर में, कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ तक स्ट्रक्चर में आ गया। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईआर, ये भी अकरेंस में इसमें आ जाएगा, स्ट्रक्चर में ही आ जाएगा तुम्हारा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 तरह के हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज, वाई इट लुक रफ, यहाँ से एक आंसर है वाई, बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसमें राइबोसोम्स डॉट जैसे होते हैं जब फिगर बनाते हैं हम, और राइबोसोम्स भी होंगे इसमें आगे, राइबोसोम्स भी इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स जो होते हैं ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनके सरफेस पर होते हैं। इस कारण से जो आर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो काफ़ी रफ दिखाई देता है जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसलिए उसका नाम ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, सारे ही एक्टिव सेल्स में राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में भी राइबोसोम्स होते हैं। आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, यहाँ पर प्रोटीन बनाया जाता है, कहाँ पर? राइबोसोम्स में। यहाँ पर क्या बनता है? प्रोटीन। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर राइबोसोम्स में। तो जहाँ राइबोसोम लिखा तुमने वहीं पे लिख दो ब्रैकेट में प्रोटीन मैन्युफैक्चर। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ईआर के थ्रू जो है अलग अलग जगह सेंड किया जाता है। इसमें गोल्जी अपैरेटस का भी काम आता है, अभी पढ़ेंगे जब उसका फंक्शन। तो इसके बाद आता है द एसईआर हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। दोनों के देखो, अब इन दोनों को टैबुलेट कर लो नोटबुक में, एसईआर और आरईआर, इन दोनों का देखो कुछ लिखा हुआ है, उसको लिखते जाओ। जैसे कि हमारा जो एसईआर है उसमें हम लिख देंगे कि उसमें तो हमने क्या देखा, प्रोटीन मैन्युफैक्चर बेसिकली उसका वर्क हो गया क्योंकि उसमें राइबोसोम्स उसके सरफेस पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे एसईआर में फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, ये सब मैन्युफैक्चर करना। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, इसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। ये एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शन में आ जाएगा, फंक्शन का पॉइंट लिखेंगे हम। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। सम जो कुछ इसके प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, सिंथेसाइज किए हुए जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं, इनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनती है सेल की, इसलिए हम इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस है और इसको याद रखना है। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, और कुछ मतलब प्रोटीन्स जो भी हैं, कुछ तो आपको बनाने में यूज़ हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाकी के जो है वो एंजाइम्स बन जाते हैं, हार्मोन्स बन जाते हैं। ऑल्दो द ईआर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम में रहता है, चाहे वो कितना भी वेरी करे अपीयरेंस में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमेशा किस में रहता है? नेटवर्क में। अभी देखो, पहले इसको समझ लो, उसके बाद मैं तुम्हें ब्रीफली बताऊंगी स्ट्रक्चर फंक्शन, ब्रीफली बता दूंगी, एक बार रैप अप कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो एक एनिमल सेल बता रखा है तुम्हें, यूकैरियोटिक में ये एनिमल सेल क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। देखो ये गोल्जी अपैरेटस होता है, ये बिल्कुल लॉन्ग सा होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है, ये न्यूक्लियस को खोल रखा है। ये न्यूक्लियस तो वैसे गोल होता है ना, लेकिन आपको खोल के दिखाया हुआ है कैसे होता है। जो हमारा एनवेलप है, डबल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, जो बाहर का फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन बताया गया है। राइबोसोम्स स्प्लिटेड होते हैं, बाहर देखो राइबोसोम्स हैं। लाइजोसोम हो गया, लाइजोसोम को भी हम स्टडी करेंगे, ये भी है। सेंट्रियोल्स भी होते हैं, ठीक है, इसमें आपके बुक में है या नहीं है, बट सेंट्रियोल्स भी होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है।
Thus, one function of the ER is to serve as channels for the transport of material, especially protein. प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना एक फंक्शन है ER का between various regions of the cytoplasm और between the cytoplasm and the nucleus. तो साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में कहीं पर भी ये जहाँ नीड होता है उस अकॉर्डिंगली प्रोटीन को और उस अकॉर्डिंगली मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है. द ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस. हाँ, यहाँ पे ना सरफेस बहुत बड़ा होता है इसका फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़. ये रीज़न है कि बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो होती है सेल की वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है. इन द लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स SCR प्लेज अ क्रूशियल रोल डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. और SCR जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो डिटॉक्सिफाई करता है हमारे वर्टिब्रेट्स जो लोग होते हैं, जो मतलब जो लोग नहीं मतलब जो ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेट्स में आते हैं जैसे हम लोग हो गए, तो ये हमारे में डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स को और ड्रग्स को. फिर गोल्जी पैरेटस है. इससे पहले ये देख लेते हैं प्लांट सेल को डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको एक बार रैप अप कर दूंगी. प्लांट सेल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें इतना बड़ा दिख रहा है, ये वैक्यूल है, ठीक है, ये वैक्यूल है. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ये प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स बेसिकली प्लांट सेल्स में ही होते हैं. इसके बारे में हम ना अभी स्टडी करेंगे जब हमारा लास्ट वीडियो का उसमें आएगा. ये लाइजोसोम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट फॉर्म्ड. क्लोरोप्लास्ट जो है बनता है इसमें प्लांट्स में, ओपन टू शो थैक्लॉइड्स. आपको थैक्लॉइड्स दिखाने के लिए ये अभी आपका नहीं है, अभी आगे आएगा ये थैक्लॉइड्स वगैरह, तो ये अभी आप इतना मत समझो. आप बस समझो क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड होता है. जब हम प्लास्टिड पढ़ेंगे तो प्लास्टिड्स भी डिफरेंट काइंड के होते हैं, उसमें एक क्लोरोप्लास्ट आता है. गोल्जी पैरेटस बताया गया, न्यूक्लियर एनवेलप बताया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम है. सेल वॉल देख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे होती है, ठीक है, जिससे सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रियन एंड राइबोसोम. यहाँ तक हो गया. अब इसके बाद मैं तुम्हें बता रही थी कि मैं रैप अप करके बताऊंगी, तो रैप अप में देखो क्या क्या बता रही हूँ मैं तुमको. अगर कुछ चीज़ नहीं भी होगी NCERT में जो मेरे को याद आ जाएगी वो मैं बता दूंगी. देखो रैप अप में देखो अकरेंस में सबसे पहले हमने लिख लेना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है. इट इज़ एब्सेंट इन मैच्योर RBCs या एरिथ्रोसाइट्स. RBCs को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इसमें नहीं होता है. उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता होना चाहिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता होना चाहिए. इसमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. अगर पार्ट्स लिखने हैं तुमको ER के स्ट्रक्चर के, तो उसमें सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स आते हैं. ER के स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं ये, ठीक है, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. और दो में डिवाइडेड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसके बाद हम फंक्शंस में आते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक को तुम यहाँ से लिख लेना कुछ चीज़ें जो तुमने अभी पढ़ी कि स्मूथ क्यों कहते हैं, रफ क्यों कहते हैं. उसके बाद फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो कहाँ पर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. उसके बाद इसमें सेकंड आ जाएगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की प्रोसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बता दिया. उसके बाद जो लेफ्ट ओवर है वो क्या बन जाता है, जो बचे हुए प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं. उसके बाद हमारे पास SCR हमें पता होना चाहिए, लीवर में जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है वर्टिब्रेट्स में मैनी पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड ड्रग्स का. तो ये हो गया हमारा रैप अप. इसको स्टडी करने पर याद हो जाएगा ये. अब गोल्जी अपैरेटस में यहाँ पे याद रखना, कैमिलो गोल्जी जो है इन्होंने ही गोल्जी अपैरेटस को डिस्कवर किया है. इतना मैं नहीं इसमें रीड करूँगी, आप इसे खुद रीड कर लेना. इसमें नेम इनका बस आपको याद रखना क्योंकि NCERT में दिया हुआ है, इसीलिए कैमिलो गोल्जी. अब हम आते हैं गोल्जी अपैरेटस में. इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस को. गोल्जी अपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्जी. यहाँ पे भी नाम आ गया तो इंपॉर्टेंट है इसका नाम, इनका नाम आपको याद रखना है. कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड. वेसिकल्स अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम बैग लाइक स्ट्रक्चर समझो वेसिकल्स को, ठीक है. बैग लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं बिल्कुल, वो वेसिकल्स कवर्ड से होते हैं, थोड़ा राउंड होता है, थोड़े ओवल्स टाइप के, और उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसे हम वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है. गोल्जी अपैरेटस में होते हैं. अब यहाँ पे देखो कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल. ये सारे वेसिकल्स आपस में पैरेलल रहते हैं टू ईच अदर इन स्टैकिंग होती है इनकी सबके साथ में, और उसे हम सिस्टर्न्स कहते हैं, ठीक है. अब सिस्टर्न्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए. जब गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जो होते हैं गोल्जी बॉडी के वो पैरेलल अटैच रहते हैं, तो स्टैक्स में जो अटैच रहते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टर्न्स. दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER. हाँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है इसीलिए. एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम. इसीलिए ये भी इसमें आ जाता है कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम में, क्योंकि ये उससे भी अटैच रहता है, तो ये भी सेल के अंदर के मेम्ब्रेन सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन रखता है. तो इसलिए इसको भी हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम को. ये भी फॉर्म करता है जब ये ER के साथ अटैच हो जाता है, अटैच रहते हैं वैसे ये दोनों.
द मटीरियल सिंथेसाइज नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स। अच्छा, ये सिस्टर्न्स जो है तुम किस में बताओगे? स्ट्रक्चर में। अब अक्रेंस तो यही है यूकैरियोट्स, और अगर अक्रेंस के बारे में जानना है तो ये भी लिख सकते हो कि एक्सेप्ट इन ममेलियन इरिथ्रोसाइट्स, जो हमारी आरबीसीज है उसमें नहीं होते, सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं प्लांट्स में उनमें भी नहीं होते, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस। अब यहाँ पे देखो, द मटीरियल सिंथेसाइज नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच। पैकेजिंग इसका मेन वर्क होता है टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी अपैरेटस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा कि प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम्स, लिपिड्स, जो भी कुछ बन रहा है वो सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, पहले उनकी पैकेजिंग होती है, फिर उनको डिस्पैच किया जाता है, और वो कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है, ठीक है। इट्स फंक्शन इंक्लूड, अब क्या क्या इसका फंक्शन होता है ये देखो यहाँ से, स्टोरेज, मोडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। वेसिकल्स मैंने बता दिया बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स, हाँ कुछ केसेस में ये भी होता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो हैं वो सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं गोल्जी अपैरेटस में। द गोल्जी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, तो लाइसोसोम को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लाइसोसोम्स को बनाने में भी गोल्जी बॉडी जो है वो हेल्प करती है। इतना ही आपको दे रखा है गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। अब मैं इसको एक बार रैप अप कर देती हूँ। सबसे पहले आपको गोल्जी बॉडी का अक्रेंस लिखना है, इसमें आएगा ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट इन ममेलियन एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, सीव ट्यूब एलिमेंट्स इन प्लांट्स, ठीक है। इन दोनों में नहीं होता, ममेलियन आरबीसीज में और सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो प्लांट्स में होता है। अगर सीव ट्यूब एलिमेंट्स अभी आगे टिश्यूज़ में और पढ़ोगे क्या होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आपको भी इसके 2-4 कंपोनेंट्स याद रख लो। चलो, क्लस्टर्स इसमें होते हैं, वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड सिस्टर्ने इसमें भी होते हैं, जिस तरह से लाइसोसोम में थे उसी तरीके से, जिस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे उसी तरीके से क्लस्टर्स, वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड सिस्टर्ने, इतना याद रखना है। गोल्जी अपैरेटस के डायग्राम इसमें शायद नहीं दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस आता है। इसमें फंक्शन में सबसे पहले सेक्रेटरी ऑर्गेनल बोलते हैं, क्योंकि सेक्रीशंस जो है वो करता है ये। सेक्रेटरी ऑर्गेनल ऑफ द सेल होता है ये, बेसिकली जितने भी लिपिड्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, दैट पास फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी अपैरेटस, वो पास हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपैरेटस में, और फिर ये इनको मॉडिफाई करता है, उनकी पैकेजिंग करता है इन बायोकेमिकल्स की सेक्रेटरी वेसिकल्स में, टाइनी सेक्रेटरी वेसिकल्स में। तो ये मैं बता रही हूँ रैप अप करने के लिए, याद रखना है इसको इस तरह से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थिंग आती है कि जैसे स्टोरेज हो गया, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग हो गया सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स का, ये इसमें ही आपके एनसीईआरटी की लाइन है ये आपको याद रखनी है। और उसके बाद एक लाइन ये आपको दे रखी है कि कॉम्प्लेक्स शुगर कैन बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन गोल्जी अपैरेटस इन सम केसेस, किसी किसी केसेस में ऐसा भी होता है, सिंपल शुगर से जो है कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो है वो बन जाते हैं गोल्जी अपैरेटस में। तो यहाँ तक आपको दे रखा है। हम लाइसोसोम को अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे, लाइसोसोम और उसके जो नेक्स्ट वाला ऑर्गेनल है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स नेक्स्ट वाले में हो जाएगा, अब नेक्स्ट वाले में। तो इसके साथ ही थैंक यू, एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।